वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की कक्षा में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 5वीं की जो हिंदी की किताब है वीणा, उसका हम पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे। ये पाठ जो है आज जो हमारे आसपास की जो प्रकृति है, प्रकृति में पाए जाने वाले पशु पक्षी हैं, उनके बारे में है। आज के इस पाठ में हम सैर करेंगे भारत के खूबसूरत से राज्य असम की। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हम आज इस पाठ में उसकी यात्रा करेंगे, असम में पाए जाने वाले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं हम सैर पर। देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है पाठ में और क्या कुछ बताया गया है। पाठ में लिखा गया है बच्चों की, प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। ये जो पत्र को लिखने वाला है, पत्र को लिख रहा है राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तट का मतलब होता है बच्चों किनारा। कहाँ पर है? किनारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान की को देखने गए। तो किस पर चढ़कर गए? हाथियों पर। बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो है असम में जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको देखने के लिए आप जो है दो तरीके से जा सकते हैं। या तो आप हाथी की सवारी कर सकते हैं या फिर आपको जीप मिलेगी वहां पर। तो इनमें से आपको पहले दिन जीप हाथी पर जो है सवार करके दिखाया जाता है, जो कि 1 से 1.5 घंटे की सवारी होती है। नेक्स्ट डे आप जीप से भी जा सकते हैं या फिर आप पहले दिन जीप से भी जा सकते हैं। इट इज योर चॉइस। यदि आपको कभी जाने का मौका मिलता है असम में काजीरंगा में, तो आप जरूर घूम के आए। ये जो काजीरंगा है बच्चों, क्या नाम लेते हैं, ये तेजपुर एक जगह है, तो वहां आसपास में, तेजपुर के आसपास। आपको सबसे पहले गुवाहाटी जाना पड़ेगा, गुवाहाटी से आपको जो है तेजपुर जाना पड़ेगा, तेजपुर से आपको काजीरंगा जाना पड़ेगा। चलिए जी, तो आप जो है जा सकते हैं। हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए, इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा। अब सूरज भी नहीं निकला था, तो सूरज निकलने से पहले ही हम उद्यान देखने के लिए चल पड़े। ये है हमारा हाथी। और ध्यान देंगे तो ये जो आगे बैठा है बच्चों, हाथी को दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति, इसको महावत कहते हैं। महावत। चलिए पढ़ते हैं आगे। उद्यान में सैकड़ों, सैकड़ों का जो मतलब होता है बच्चों, सैकड़ों को बोलते हैं कि 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा को सैकड़ों बोलते हैं। 100 से ज्यादा पशु थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गेंडे भी थे। मुख्य तौर पर बच्चों, असम जो है, असम का जो काजीरंगा है, वो एक सींग के गेंडे के लिए बड़ा फेमस है। एक सींग का गेंडा यहाँ सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत नेपाल में भी पाया जाता है। भारत में ये सिर्फ एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा। संदेह का मतलब होता है बच्चों शक, दृष्टि का मतलब होता है नजर। तो जो हिरण थे, जब हम जा रहे थे उद्यान के बीच में से, तो उस समय हिरण जो खड़े थे और जो भैंसों का समूह था, जंगली भैंसे, उन्होंने हमें जो है क्या नाम लेते हैं, शक की दृष्टि से देखा। जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख पाएंगे, ये जो है ये भैंसे हैं और ये जो है हिरण है, ये देख रहे हैं। अब आगे है, देखा और अलग हट गए, पर गेंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गेंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो, भारतीय गेंडा भी कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। तो बच्चों, जो भारत के अलावा जो एक सींग का गेंडा है, वो सिर्फ भारत के अलावा नेपाल में पाया जाता है। ध्यान देंगे तो ये जो है हाथी है और हाथी के सामने ही इन्होंने भैंसों ने, जंगली भैंसों ने और जो है हिरणों ने इनको शक की दृष्टि से देखा। लेकिन गेंडे जो थे वहीं जमे रहे, खड़े रहे। जमे रहने का मतलब यहाँ पर वो अपनी जगह पर खड़े रहे। इंडियन राइनो के बारे में क्या बताया गया है? इंडियन राइनो भारतीय गेंडे के शरीर पर मोटी तह होती है। तह का मतलब होता है एक परत होती है। जैसा कि आप देख पाएंगे, ये है
एक ये परत बनी हुई है, एक ये परत बनी हुई है, यहाँ भी ऐसे ही है, ध्यान देंगे तो ये एक परत है, ये एक मोटी परत है, ये एक मोटी परत है और ये एक मोटी परत है। तो इस तरीके से गेंडे के शरीर पर कई सारी परत होती हैं अलग अलग, जैसे वह कवच पहने हो। ठीक है, इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई। कथा का मतलब होता है बच्चों कहानी, कि एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी कहानी सुनाई। चलते हैं, कहानी क्या है उसको देख लेते हैं जी। कहानी के बारे में बताया महावत ने कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गेंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। रण क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों, रण का मतलब होता है युद्ध, युद्ध, और क्षेत्र का मतलब होता है भूमि। तो दोनों का अर्थ जोड़ के बन जाएगा युद्ध भूमि। तो एक बार क्या मन में आई श्री कृष्ण के कि जो है हाथी के बदले गेंडे को ही युद्ध भूमि में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, अभ्यास प्रैक्टिस कराई, प्रैक्टिस कराई, पर गेंडा जो है निर्देशों का पालन न कर सका। निर्देश का मतलब होता है जो ऑर्डर दिए श्री कृष्ण ने उनको फॉलो नहीं कर पाया। बस भगवान कृष्ण ने कवच सही थी उसे वापस वन में भेज दिया। गेंडे को कह दिया कि आप जाओ, आप जो है युद्ध के क्षेत्र में भेजने के लायक नहीं है, क्योंकि आप बात तो मानते नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी कराई, अभ्यास भी कराया, लेकिन आप बात मान ही नहीं रहे। तो इसलिए आप जाओ, जंगल में ही चले जाओ, हम हाथी को ही भेज देंगे। तो ये बात थी। ये कहानी बच्चों महावत ने सुनाई है। ठीक है, महावत ने सुनाई है, जरूरी नहीं है कि ये कथा जो है एक मतलब सत्य आधारित घटना हो। ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन जो है ये कथा के रूप में बताई जाती है तो हम सत्य के रूप में लेंगे इसको, असत्य भी हो सकती है। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो, भारतीय गेंडे, पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। क्या था बच्चों कि जैसे इंडिया का जो मैप है आज के समय में, वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से कुछ मैप है। तो इस तरीके से मैप है बच्चों, इधर है पाक और ये है हमारा प्यारा इंडिया। जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करता, पाकिस्तान में एक जगह है पेशावर। ठीक है, तो पेशावर पाकिस्तान से लेके पूर्व में असम तक, भारत के असम से लेके पाकिस्तान के पेशावर तक जो है भारतीय गेंडे पाए जाते थे। लेकिन क्या हो गया, पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। अब आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर चलते हैं हम, ऊपर ध्यान देंगे तो ये एक यहाँ पर देखेंगे दोनों गेंडों के सिर के ऊपर एक क्या दिया गया है, सींग दिया गया, ये रहा सींग। ये सींग एक पर छोटा सा है, एक पर बड़ा सा है। तो लोगों ने क्या किया, इस सींग को पाने के लिए इनका शिकार करना शुरू कर दिया। लोग यह मानते थे कि सींग में औषधीय संबंधी गुण है। औषधि का मतलब कि इसमें जो है मेडिसिनल, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कुछ। ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है कि भाई हो सकता है, लोगों का मानना था कि सींग से कोई दवाइयां बन सकती हैं। ठीक है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया कि जो है सींग में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइनो, भारतीय गेंडों का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं। इसीलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। देखिए संख्या बहुत घट गई। ठीक है, और ये सिर्फ अब क्या हुआ, पेशावर और पंजाब पहले पाए जाते थे। ठीक है, कई सौ सालों पहले, लेकिन अब खत्म हो गए। अब सिर्फ ये भारत के असम में जो काजीरंगा है वहां पाए जाते हैं और इनकी संख्या बहुत कम हो गई। तो इसीलिए जो पशु प्रेमी, जो पशुओं से प्रेम करते हैं, वो लोग जो है इन गेंडों को देखने के लिए जो है सैकड़ों की संख्या में काजीरंगा पहुंचते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो, मादा राइनो मतलब फीमेल राइनो जो थी, वो अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए, कारण था उसका बच्चों क्या, उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो गेंडा हिंसक, ठीक है, हिंसक का मतलब होता है कि वो अटैकिंग मोड में हो जाती है। ठीक है, वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। हिंसक का मतलब है गुस्सा हो जाती है, आक्रामक हो जाती है,
आक्रामक। हो सकता है यदि आप जाएंगे पास तो वो आप पर हमला भी कर दे। दूसरी क्या बात बताई है लेखक ने, हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। जैसे महावत है, हाथी पर बैठा है, साथ में कोई पर्यटक है, पर्यटक गया है देखने के लिए तो हाथी को देखेगी तो वो अटैक कर सकती है, हमला कर सकती है। ठीक है, ये हो गया। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं। कौन कौन से हैं जी? पहला है जी भौंकने वाले हिरण। दूसरे प्रकार के हिरण बोने सुअर हिरण। तीसरे हैं जी दलदली हिरण और सांबर हिरण। हमें यहाँ इसके अलावा और क्या दिखाई दिए? वहां जंगली सुअर भी दिखाई दिए। इस तरह से हमारी जो यात्रा थी, हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। इसका मतलब एक दिन में हमने क्या क्या देखा? एक दिन में हमने देखे क्या क्या? हिरण, हिरण देखे, यस। उसके बाद बच्चों बताओ, यस। जंगली भैंसा देखा, वेरी गुड। देन आफ्टर हमने गेंडा देखा, यस, एकदम सही आप सोच रहे हैं, गेंडा देखा जी। इसके बाद हमने क्या देखा? हिरण देखे, दोबारा से हिरणों का प्रकार बताया गया है। ठीक है जी, हिरणों के प्रकार 4 बताए हैं जी। इसके बाद हमने जंगली सुअर देखे एक दिन में। इतने सब कुछ हमने एक दिन में देखे और फिर हमारी यात्रा पहले दिन की समाप्त हो गई। अब लिखा है मेरा मन अभी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए, साथ में वन संरक्षक भी था। वन संरक्षक कौन होता है बच्चों? जो वन में रहने वाले जीव जंतुओं की, ठीक है, जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, जिसको हम गाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कुछ जानते रहते हैं जंगल के बारे में। ये है मादा गेंडा, मादा गेंडा है। और इसके साथ में आप ध्यान देंगे तो ये इसका बच्चा भी है। और यही फिर से सींग की बात करेंगे हम, ये सींग है। इसी सींग की चोरी के लिए लोग जो है गेंडों को मार देते थे। और ये जो है बच्चों, ये एक पक्षी है जो इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसका नाम है बच्चों पेलिकन। क्या नाम है इसका? पेलिकन। पेलिकन है ये जो पक्षी आप देख पा रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या दिया गया है? यहाँ और भी ढेर सारे पक्षी हैं। ये है हमारा बगुला, ठीक है, सारस भी पाए जाते हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। ड्राइवर हमें एक बील, बील मतलब झील की ओर ले गया। ठीक है बच्चों, असम में बच्चों, जैसे असम के लोग झील को बड़े ही प्यार से बील के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, बील, बील बोलते हैं। जैसे असम के गुवाहाटी के आसपास एक बील है जिसका नाम है दीपोर बील। यदि कोई बच्चा असम के गुवाहाटी के आसपास से है या असम से है जो दीपोर बील के बारे में जानता है और वीडियो देख रहा है, तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि आपने क्या दीपोर बील के बारे में सुना है, और वो अपने स्कूल का नाम भी जरूर बताए, साथ ही अपना नाम भी लिख कर भेजे। तो दीपोर बील बोलते हैं। ठीक है, बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन एक जल पक्षी, सारस, बगुला, कलहोन इत्यादि। कलहोन, ये रहा कलहोन हमारा, ये कलहोन है। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। बील के पानी में कुछ ऊद बिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। ऊद बिलाव, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारे ऊद बिलाव हैं। आगे बढ़ते हैं जी। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। क्यों? सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का मतलब होता है खुशी हुई। किस बात की खुशी हुई? कि हमारे सामने एक जंगली हाथियों का झुंड था। झुंड में 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, तब तक एक विशाल हाथी जो है उनकी निगरानी करता रहा। निगरानी का मतलब होता है बच्चों देखभाल। जब तक सारे जानवर नहीं चले गए, हाथियों का झुंड नहीं चला गया, एक जो विशाल हाथी था वो जो है रास्ते में खड़ा रहा और निगरानी करता रहा। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर हमें दिखे नहीं। गाइड ने बताया। गाइड का मतलब होता है बच्चों जो जंगल में जो मार्गदर्शक होता है, जिसको हम वन संरक्षक भी कह सकते हैं, उसे हम गाइड कहते हैं, कि उन्हें देखना कठिन है। क्यों है कठिन? क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी
शांति से और भाईचारे से संग संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह शांति पूर्वक मिलजुल कर रहता। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं न। तुम्हारा चाचा अरूप। तो बच्चों ये जो लेटर था ये एक लेटर के फॉर्म में लिखा गया पाठ था। ठीक है, और ये लिखा था अरूप ने। और कहाँ से लिखा था? काजीरंगा से ही, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ही इसको लिखा गया है अरूप चाचा के द्वारा। चलिए जी, ये देखिए जो है ये हमारे फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए बच्चे, ये हमारा गाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो है क्या नाम लेते हैं, ये बगुले हैं। ठीक है, ये सारस है। तो इस तरीके से यहाँ ढेर सारे पक्षी पाए जाते हैं। चलो जी, बात करते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। क्या है जी? नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, इसमें कौन से पशु पक्षी दिखाए गए हैं? आपने इन पशु पक्षियों को कहाँ कहाँ देखा है? पहले चित्र देख लेते हैं। ये बच्चों मैंने पहले ऊपर बताया था, अभी ऊपर एक इसका इसका एनिमेशन दिया गया है, उसको मैंने बताया था पेलिकन। ये रहा पेलिकन, ये यही पक्षी है पेलिकन। तो हम इसको लिखेंगे पेलिकन पक्षी। ये एक जलीय पक्षी है, तो इसको लिखेंगे हम पेलिकन। इसके साथ में ही लिख देंगे पेलिकन। ये क्या है जी हमारा? ये है जी हमारा हाथी राजा, हाथी हो गया। ये है जी हमारा गेंडा, और वो भी एक सींग वाला, ये है सींग। ये क्या है जी हमारा? ये है जी हमारा तेंदुआ, तेंदुआ है जी। ये क्या है जी? इसको हम कठ फोड़वा भी कह सकते हैं जी। इसके अलावा हम इसको, आपने पिछली क्लास में चौथी क्लास में पढ़ा था हुदहुद, तो हम इसको हुदहुद भी कह सकते हैं। ये क्या है जी? ये है जी भेड़िया, भेड़िया है जी। आगे क्या है जी? आगे है जी ये सांबर हिरण है जी, सांबर हिरण। ये सांबर हिरण हो गया जी। ये क्या है जी? इसको हम कहेंगे जी बाघ। ठीक है, बंगाल टाइगर। तो ये सब जानवर। अब बात करते हैं, ऊपर एक प्रश्न पूछा गया है जी। क्या पूछा गया है बच्चों? कि आपने इन्हें कहाँ कहाँ देखा है? तो बच्चों हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? ये हमने या तो किसी चिड़ियाघर में देखे होंगे, चिड़ियाघर में देखे होंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए, यदि आप बच्चों किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। या फिर आप नेशनल पार्क में गए हैं, या फिर हो सकता है आपने इनको कहीं टीवी पर, जैसे टीवी पर हम नेशनल ज्योग्राफी एक चैनल है वहां देखते हैं, टीवी पर देखा हो, या फिर आपने किसी मैगजीन में देखा हो, मैगजीन में भी देख सकते हैं, या फिर जिस तरीके से हमारी ये किताब है 5वीं की, ऐसी कोई किताब में आपने देखा हो, अखबार में हो सकता है किसी जानवर के बारे में देखा हो। तो आप जो है इन सब चीजों के बारे में लिख सकते हैं कि मैंने इन पशु पक्षियों को चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, मैगजीन, किताब, अखबार में देखा। तो ये आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब यहाँ लिखा है कि इस पाठ में पशुओं के स्वभाव के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है जी। तो बच्चों पशुओं के बारे में ये बताया गया है कि पशु जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? अरूप चाचा ने ये लिखा है, क्या ध्यान देंगे तो पशु पक्षियों में के बारे में बताया है क्या कि जो है अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे के साथ संग संग रहते हैं। ठीक है, ये बताया गया है। ठीक है, और जो है एक बात ये भी बताई गई है कि यदि उन पशु पक्षियों को कोई परेशान करता है तो वे हिंसक भी हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इस पाठ में पशुओं के बारे में यह बताया गया है कि अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी शांति और भाईचारे के साथ
रहते हैं। ठीक है, ये बताया गया है। इसके अलावा क्या लिखेंगे? इसके अलावा खतरे की स्थिति में कई जानवर हिंसक भी हो जाते हैं, ये बताया गया। ठीक है, दो बातें बताई गई है। जैसे हिंसक कौन होता है? एक सींग का गेंडा, ये मादा राइनो के बारे में बताया गया। ठीक है, एक सींग का गेंडा मादा राइनो के बारे में बताया गया कि भाई वो कई बारी आक्रामक हो जाती है, हिंसक हो जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है कि आप कहाँ कहाँ की यात्रा पर जाना चाहेंगे और क्यों। अब बच्चों ये जो यात्रा वाला प्रश्न है ना, ये आपके लिए है। ठीक है, हो सकता है कि आप कहीं पक्षियों को देखने के लिए पक्षी अभ्यारण्य में जाना चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट, अभ्यारण्य में जाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप चिड़ियाघर में जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप जो है कहीं पर्वतीय क्षेत्र पर जाना चाहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पर माउंटेन्स में घूमने जाना चाहते हैं। तो ये आप अपनी रुचि के हिसाब से इनको लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है जी, पाठ से। ठीक है जी, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर तारे का चिन्ह बनाइए। यहाँ एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। बच्चों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि वीडियो को पूरा अच्छे से समझ पा रहे हैं, एक एक चीज तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये आपका अपना चैनल है बच्चों, जहां पर आपको ढेर सारा आनंद मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ, और ज्ञान की बातें जानने को मिलेंगी। तो इसके लिए आप जो है इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए बच्चों। ठीक है, जो है ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। चलिए वापस आते हैं हम। वापस क्या लिखा गया जी? चाचा अरूप को यात्रा के समय किसने संदेह की दृष्टि से देखा था? गेंडों ने, हिरणों ने, भैंसों ने, हाथियों ने। तो जो हिरण थे उन्होंने जो है संदेह की दृष्टि से देखा था, और भैंसों ने संदेह की दृष्टि से देखा था। गेंडे तो वहीं पर जमे रहे थे। ठीक है, वे नहीं हटे थे, वे जमे खड़े रहे थे। जो संदेह शक की दृष्टि से जिन्होंने देखा था वो तो भैंसे थे और हिरण थे। आगे बढ़ते हैं जी। काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे कभी दिखाई नहीं देते। बिल्कुल गलत है जी, वे बड़े हिंसक होते हैं। नहीं, गलत, वे रात में ही निकलते हैं। यही जो है गाइड ने बताया था हम सबको कि बंगाल टाइगर है काजीरंगा में, लेकिन वो अक्सर रात में दिखाई देते हैं, दिन में वो बाहर नहीं निकलते। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक विशाल हाथी तब तक निगरानी करता रहा। कब तक जी? लेखक और उसके मित्र निकल नहीं गए। ना, बिल्कुल गलत है जी ये तो। जब तक जीप वहीं खड़ी रही। ना, ये भी गलत है जी। पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया। यस, हाँ ये उत्तर है इसका। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया तब तक एक विशाल हाथी खड़ा रहा वहीं पर। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए और लिखिए। ठीक है जी, क्या है जी? पहला प्रश्न है जी, क्या है? यह पाठ एक पत्र है। बिल्कुल सही बात है जी, पत्र है जी ये। यह पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा है, ये बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर, पहले वाले का उत्तर। यह पत्र यह पत्र अरूप चाचा ने बच्चों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का अपना अनुभव साझा करने के लिए लिखा है। ये इसका सही उत्तर रहेगा बच्चों, सभी ध्यान देंगे। तो हम लिखेंगे यह पत्र अरूप चाचा ने बच्चों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का अपना अनुभव साझा करने के लिए लिखा। ये पहले का उत्तर हो गया जी। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? मादा गेंडा कब और क्यों हिंसक हो जाती है? तो हम इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे कि मादा गेंडा जो है
मादा गेंडा तब हिंसक होती है जब कोई उसके जब उसको नहीं, जब उसे आएगा बच्चों यहाँ पर, जब उसे अपने बच्चों पर किसी प्रकार का खतरा महसूस हो। तो ये उत्तर हम लिख देंगे। मादा गेंडा तब हिंसक होती है जब उसे अपने बच्चों पर किसी प्रकार का खतरा महसूस हो। अब खतरा किससे महसूस होगा? हाथी जैसे, है ना। हाथी जब उसके सामने आ जाए तो वो हिंसक हो जाती है। हो सकता है किसी मनुष्य से भी वो जो है लगे उसको कि मेरे बच्चे को खतरा है, तो वो उसको मारने भाग सकती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है जी? भारतीय गेंडों की संख्या क्यों घट रही है? तो हम लिखेंगे इसमें, क्या हमने लिखना है भारतीय गेंडों की संख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि क्या हुआ? कुछ लोगों ने लालच किस चीज का लालच? एक मिनट, किस चीज का लालच? कुछ लोगों ने गेंडों के सींग पाने के लालच में क्या किया? उनका या इनका शिकार किया। तो ये उत्तर हो गया। भारतीय गेंडों की संख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि कुछ लोगों ने गेंडों के सींग पाने के लालच में इनका शिकार किया, इसीलिए गेंडों की संख्या कम हो रही है। ये था उत्तर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गेंडों को रण क्षेत्र में भेजने का विचार क्यों छोड़ दिया? ये बताना है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे, क्या हुआ था कि बच्चों आपको पता है, पाठ हमने पढ़ा है अभी अभी, तो उसमें लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है गेंडे को कवच पहनाया, कवच पहनाकर अभ्यास भी कराया, और अभ्यास कराने के बाद देखा कि ये तो जो है भगवान विष्णु के द्वारा, जो है कृष्ण के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं कर रहा था। इसी बात के कारण उनको गुस्सा आया और उन्होंने उनको जंगल में भेज दिया। ये जो है छोटी सी कहानी थी, यही हमने इसमें लिखनी है। हम इसमें लिखेंगे भगवान कृष्ण ने गेंडे को कवच पहनाकर क्या किया? रण क्षेत्र में भेजने के लिए अभ्यास कराया। ठीक है, ये हो गया जी। अब क्या है? आगे लिखेंगे मगर वह निर्देशों का पालन नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? इसलिए भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर
हाथी के स्थान पर गेंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार छोड़ दिया। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर, छोड़ दिया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है जी? प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन क्यों नहीं भरा? अब ये प्रश्न था, ठीक है। देखो, पहले दिन बच्चों हिरण देखे, हिरण के बाद गेंडे देखे, गेंडे के बाद जो है भैंस देखी, जंगली भैंस के बाद हाथी देखा। अब कुछ छूट गया था, एक जो है सूअर देखा था, जंगली सूअर, ये सब देखे थे। लेकिन अभी भी क्या था, जंगल में बहुत कुछ देखना बाकी था, ठीक है। जैसे उन्होंने पक्षी देखे अगले दिन, पक्षी के बाद टाइगर देखा, टाइगर के बाद जो है हाथियों का झुंड देखा, तो ये सब छूट गए थे। तो इसके लिए क्या था, वो अगले दिन भी गए। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, इसका उत्तर हम इसी के नीचे लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि अभी उन्हें कई सारे पशु पक्षियों को, यहां लिख देते हैं, पशु पक्षियों को, कई सारे पशु पक्षियों को देखना बाकी था। पशु पक्षियों का देखना बाकी था, तो इसलिए जो है वो उनका मन नहीं भरा था। ये सब उत्तर हम बच्चों लिखेंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्या है? प्रश्न नंबर 2। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र कौन सा है जी? ये चित्र दिया गया है जी, ये एक तोता है जी। यहाँ पक्षी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कहाँ है जी? ये प्रश्न है जी। यह चित्र किस पक्षी का है? ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है। अब आप भी अपनी लेखन पुस्तिका में पक्षी से संबंधित 3 और प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हमें और प्रश्न बनाकर लिखने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यह पक्षी, चित्र किस पक्षी का है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम 3 प्रश्न ये बना सकते हैं, यह जो है क्या खाता है, क्या खाता है, ये लिख सकते हैं, ये हो गया जी। इसका रंग कैसा है, इसका रंग कैसा है, ये लिख सकते हैं। और जो है ये लिख सकते हैं, आपने इसे कहाँ देखा है, आपने इसे कहाँ देखा है, ये भी हम लिख सकते हैं, ये हो गया जी। ठीक है, इसकी मनपसंद चीज क्या है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 2-3 प्रश्न आप भी बनाकर बच्चों लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम भाषा की बात, अर्थात हमारी और आपकी प्यारी व्याकरण की तरफ। व्याकरण को देख लेते हैं। अभी क्या लिखा है जी? कोष्ठक। कोष्ठक का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में ब्रैकेट। ठीक है जी, ब्रैकेट के बारे में लिखा है यहाँ पर। ब्रैकेट ये है जी, ब्रैकेट यहाँ पर दिए गए, ब्रैकेट के निशान ऐसे होते हैं। चलिए, कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है जी, आज डैश ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? आप खुद से लिखो। यस, यहाँ हम लिखेंगे सुबह। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। आगे बढ़ते हैं जी। हमने एक सींग वाला गेंडा बाहर देखा। जी, आप सही सोच रहे हैं। क्या है जी? पहली बार देखा। यस, पहली बार देखा। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा कुछ डैश ही समाप्त हो गई। धीरे समाप्त हो गई, जल्दी समाप्त हो गई, जल्दी सोचिए। जी बिल्कुल सही, जल्दी समाप्त हो गई थी, जल्दी समाप्त हो गई। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की डैश ले गया, और ले गया, बिल्कुल सही है। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक का मतलब गाइड ने बताया क्या? कि यहाँ पर की आएगा, उन्हें देखना
कठिन है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? प्रश्न 2, सामने जंगली हाथियों का जो एक झुंड दिखा। अब यहाँ क्या है, झुंड जो शब्द है, यहाँ झुंड जो शब्द का प्रयोग हाथियों के समूह के लिए प्रयोग हुआ है। हाथियों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ग्रुप ऑफ एलिफेंट के लिए यूज हुआ है झुंड शब्द। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ यहाँ लिखा है, भिन्न भिन्न समूहों के लिए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंगूरों का जब ग्रुप होता है उसको हम गुच्छा कहते हैं, जूतों का समूह होता है उसको कहते हैं जोड़ी। अब यहाँ कुछ नीचे चित्र दिए गए हैं और उनके ग्रुप का नाम लिखा गया है, तो उसके बारे में हमने क्या करना है, सही नाम के साथ मिलान करना है। जैसे गुच्छा, ये है चाबियों का, तो चाबी का गुच्छा हो गया जी। हाथियों का क्या हो गया जी, झुंड हो गया, हम ये मिलाया गया है। ये क्या है जी, बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये कक्षा हो गई है जी। इसको हम इसके साथ मैच करेंगे, बच्चों को कक्षा में के साथ मैच करेंगे जी। ये छत्ता है जी मधुमक्खी का, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे जी, ये हो गया जी छत्ता मधुमक्खी का। आगे बढ़ते हैं, लोगों की जो है भीड़ हो गई, ये भीड़ हो गई जी, लोगों की भीड़ हो गई। फिर है गट्ठर, लकड़ियों का जी गट्ठर हो गया है जी। रेवड़ हो गया है जी, रेवड़ बोलते हैं बच्चों जिस झुंड में भेड़ और बकरी रहते हैं उनको रेवड़ बोलते हैं, भेड़ बकरियों के समूह को रेवड़ कहते हैं। अब आगे क्या है जी, अब मिलान किए गए शब्दों वाले समूह वाले शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे मेले में लोगों की बहुत भीड़ थी। ठीक है, मतलब क्या है कि बच्चों जो ये शब्द है ना, इनका हमने वाक्य बनाना है। हम सबसे पहले पहले वाले से ही बनाकर चलते हैं, जैसा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे चाबियों का गुच्छा है तो लिखेंगे मेरे मेरे घर में, मेरे घर में चाबियों का एक गुच्छा है। ये हो गया जी, पहला चित्र देखा जी। दूसरा चित्र हाथियों का है तो हम लिखेंगे जो है अरूप चाचा ने जंगल में हाथियों का एक झुंड देखा। ये हो गया जी। ये बच्चे हैं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे जो है बच्चे, सभी बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे क्या है जी, छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है जी, तो यहाँ पर हम इसके बारे में वाक्य लिखेंगे क्या, आम के पेड़ पर, हम लिख देंगे आम के पेड़ पर मधुमक्खियों का क्या है जी, छत्ता है। ठीक है जी। आगे है भीड़ है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भीड़ है। ठीक है, तो लिखेंगे मोहल्ले में लोगों की भीड़ लगी है। ठीक है, मोहल्ले में लिख दो, मेले में लिख दो या बाजार में लिख दो, तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते। आगे क्या है, गट्ठर है। गट्ठर के बारे में क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे एक लड़का जो है एक लड़का लकड़ियों का गट्ठर, ठीक है, गट्ठर लेकर गया। ये हो गया जी। आगे क्या है जी, रेवड़। रेवड़ के बारे में क्या लिखेंगे, रेवड़ भेड़ बकरी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक आदमी अपने रेवड़ को लेकर जंगल की ओर गया।
तो ये हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमने सभी जो चित्र है उनसे वाक्य बनाए। बच्चों ये जो वाक्य है ना, ये मेरी समझ के हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आप कक्षा 5वीं के इतने जो है बुद्धिमान, इतने ईमानदार और इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आप खुद से भी अपना वाक्य बनाकर लिखेंगे। आई होप आप सभी खुद के वाक्य ही बनाएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए गए थे। चलो जी, आगे क्या है जी? आगे है क्या? घोड़ा घास खाता है जी। ठीक है, घोड़ा घास खाता है इसलिए क्या है जी? ये शाकाहारी होता है। बिल्कुल सही बात है जी। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक ही बात दो प्रकार से व्यक्त की गई है। जैसे घोड़ा घास खाता है, वाक्य में घास खाने वाला जो है, वाक्यांश के लिए एक शब्द शाकाहारी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे पाठ में एक शब्द आया था मांसाहारी, यहाँ शाकाहारी दिया गया है। पाठ में आया था टाइगर के बारे में कि मांसाहारी होता है। तो जिस तरीके से घास खाने वाला शाकाहारी हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे मांस खाने वाला जानवर जो है, मांस खाने वाला क्या हो जाएगा? मांसाहारी। जो मांस खाने वाला है मांसाहारी। जो मांसाहारी शब्द है बच्चों, वो बन गया हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब क्या है? अनेक शब्दों के लिए इस प्रकार के एक शब्द का प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। चाहे आप मांसाहारी लिखो या फिर जो है मांस खाने वाला लिखो, सेंटेंस वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। अब यहाँ क्या लिखा है? अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर तालिका में से एक शब्द चुनकर वाक्य को पुनः लिखिए। पुनः लिखने वाला काम आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। जैसे काजीरंगा का सौंदर्य देखने योग्य है। देखने योग्य को हम बोलते हैं दर्शनीय। ठीक है, तो आप जब दोबारा वाक्य लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे काजीरंगा। एक मैं लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को, दोबारा करके कैसे लिखना है। काजीरंगा जो है, काजीरंगा का सौंदर्य सौंदर्य दर्शनीय है, ये लिखना है आपने। देखने योग्य को हटा देना है। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या है? रश्मि का कार्य प्रशंसा के योग्य है, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे जी? यस, प्रशंसनीय। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गौरव को उसके सहपाठी मधुर बोलने वाला लड़का मानते हैं। मधुर बोलने वाला को अंडरलाइन किया गया, इसको कहेंगे मृदुभाषी। मृदुभाषी होता है मीठा बोलने वाला। आगे है विद्यालय में सप्ताह में एक बार श्रमदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रमदान करना चाहिए। सप्ताह में एक बार होने वाले काम को हम कहते हैं जी साप्ताहिक। तो इसको हम क्या करेंगे? विद्यालय में साप्ताहिक श्रमदान किया जाता है, इस तरीके से लिखेंगे। मेरा बड़ा भाई सैनिक है, तो यहाँ पर बड़ा भाई को अंडरलाइन किया गया है। इसको हम क्या बच गया? वर्ड बच गया अग्रज। ठीक है, तो इसके साथ मैच करेंगे। यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे मेरा अग्रज सैनिक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। ये हो गया जी। आगे बढ़ते हैं जी। इस पत्र में बहुत से प्राणियों के नाम आए हैं। बिल्कुल आए हैं जी, पत्र में हिरण, गेंडा, सुअर, हाथी, सुअर जो है, हाथी जो है, टाइगर, इनका नाम आया जी। बिल्कुल आया है। अब क्या कहा गया है कि इस पत्र में बहुत से प्राणियों के नाम आए हैं। आप उन प्राणियों को किस नाम से पुकारते हैं? अपने अभिभावकों की सहायता से कुछ पशु पक्षियों के नाम यहाँ लिखिए। बच्चों, जो भी आपके आसपास पशु पक्षी पाए जाते हैं उनके आपने नाम लिखने। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं भेड़, बकरी। ठीक है, यदि आपने कहीं चिड़ियाघर गए हैं, शेर देखा है, वो लिख सकते हैं। ठीक है, शेर लिख दिया। इसके बाद आप चीता लिख सकते हैं, कहीं चीता देखा है। ठीक है, और आपके आसपास कोई भी पशु पक्षी यदि मिलता है तो आप वो भी लिखेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपके यहाँ पर क्या क्या मिलता है। जैसे एक जो है लंगूर बंदर मिलते हैं। ठीक है, बंदर हो गए, लंगूर बंदर हो गया। कई बार हम अपने आसपास कोयल को बोलते हुए सुनते हैं। ठीक है, और भी ढेर सारे, जैसे आप जानते हैं जेबरा हो गया,
जेब्रा है, और इसके अलावा आप जो है क्या लिख सकते हैं, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, एक आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ पशु पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। नीचे एक मैप दिया गया है बच्चों, इसमें कुछ है ना जो है नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। क्या है प्रश्न? नीचे भारत के मानचित्र में कुछ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल और उद्यान का मतलब होता है पार्क। यहाँ पर नेशनल पार्क दिए गए हैं। क्या है? इसमें दी गई सूचनाओं को समझते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है जी, समझते हैं। यहाँ पर जो है आसमानी रंग में रंगा गया है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या लिखा है जी? हिमाचल प्रदेश में जो पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो प्रसिद्ध है, ये है जैव विविधता के लिए। अब ये क्या है जी? जैव विविधता को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्या है जी? बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है तरह 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 के पशु पक्षी, पशु पक्षी और पेड़। ठीक है, पेड़ हो गए जी, और जो है पशुओं के अलावा, पक्षियों के अलावा पेड़ हो गए, और भाई फूल कह दे, तो ये सब पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी जहां पर तरह तरह के पशु पक्षी, पेड़, फूल, बेल ये पाए जाएं, ठीक है, उसको जैव विविधता कहते हैं। तो ये है हिमाचल में, बड़ा फेमस है ये। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है जी? उत्तराखंड, उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। ये है जी उत्तराखंड हमारा, ये प्यारा सा बड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में क्या लिखा है जी? यहाँ लिखा है कि यहाँ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पुराना और पहला जो है नेशनल पार्क है। ये करीब करीब 1930-31 में इसको जो है बनाया गया था। ठीक है जी, और जो है ये उत्तराखंड में बनाया गया था। क्या क्या पाया जाता है? बाघ, हाथी, हिरण और पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं जी। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर जो है छोटी सी मिस्टेक हो गई। जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड तो ये है जी, ये वाला तो हमारा यूपी है, यूपी वाले लोगों के लिए है ये। यहाँ पर कौन सा है जी? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी हमारे प्यारे भारत का ही है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ क्या है? दुर्लभ मतलब रेयर, और जो लुप्त हो गई हैं ऐसी प्रजाति, जो ऐसी किस्में हैं जानवरों की जो लुप्त होने की स्थिति में है, ऐसे पशु पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं यूपी में। मध्य प्रदेश, ये है जी गुलाबी रंग में रंगा हुआ, रंग गुलाबी, और इसको कहा है हमने क्या? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है जी? बारहसिंगा के लिए फेमस है। अब ऊपर बच गया था जी राजस्थान। राजस्थान में है जी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर पाए जाते हैं बाघ, बहुत बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। हमारा प्यारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या कहता है जी? यहाँ असम में अभी हमने पढ़ लिया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये हमने पढ़ लिया है। अब ये है जी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर, यहाँ क्या है जी? यहाँ पाया जाता है बंगाल टाइगर, बहुत ज्यादा मात्रा में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। फिर चलते हैं जी ओडिशा। ये है जी ओडिशा जी। ओडिशा में क्या है जी? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बाघ के लिए फेमस है। फिर हम आएंगे साउथ इंडिया को देख लेते हैं। साउथ इंडिया में केरल में है जी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न देख लेते हैं। अभी पढ़ा हमने, पहला प्रश्न आ गया है क्या? क्या दिया गया है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये पढ़ा है जी, ये रहा जी हाथियों के लिए प्रसिद्ध। तो हम यहाँ लिखेंगे केरल में, केरल में। आगे बढ़ते हैं जी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह किस लिए फेमस है? बंगाल में है जी, ये तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल जो है टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है जी, चलिए जी। भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? किस राज्य में है? वो उत्तराखंड में है जी।
उत्तराखंड में है। बाघ हाथियों के लिए फेमस है। तो ये 3 ही प्रश्न थे। यहाँ चल पड़ते हैं जी। ये दिया गया पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है जी। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन नाम है। ये हमारा जो है सबसे पुराना और प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है बाघ, हाथी, हिरण और पक्षियों के लिए उत्तराखंड में स्थित है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया देखते हैं। स्तंभ 1 टेबल। स्तंभ का मतलब है यहाँ पर टेबल से। स्तंभ मतलब टेबल जो दी हुई है क, उसको ख के साथ मिलाना है। ठीक है। पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? पेरियार है जी केरल में। इसको इसके साथ मिलाएंगे। एक सींग वाले गेंडे किस कहाँ प्रसिद्ध हैं जी? वो है जी काजीरंगा में है, काजीरंगा में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? वो है जी उत्तर प्रदेश में और वहां पर पाई जाती है यूपी, उत्तर प्रदेश में है जी। वहां पर बहुत ही ज्यादा रेयर जानवरों की स्पीसीज पाई जाती है। ओडिशा में क्या है जी? ओडिशा में है जी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसली, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम बच्चों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है जी। ये हमने पढ़ा था क्या, इसके बारे में अभी पढ़ा था। ये जो है बारहसिंगा के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो ये भी हो गए जी हमारे। अब चलते हैं, क्या दिया गया है यह भी जाने। क्या जानना है जी देखते हैं। राष्ट्रीय जो उद्यान है एक ऐसा क्षेत्र होता है, क्षेत्र मतलब एरिया होता है, एरिया होता है कैसा, जिसे सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ उपस्थित पेड़ पौधे पशु पक्षी अपने प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित रहते हैं, मतलब सेफ रहते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल जो पार्क होते हैं वो एक ऐसा एरिया है जो कि सरकार के द्वारा सुरक्षित किया जाता है पशु पक्षियों के लिए। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है जी? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है जी? पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। यहाँ क्या लिखा है जी देख लेते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर भारत के किसी एक पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पढ़िए। अपने समूह में मिलकर वहां पाए जाने वाले पशु पक्षियों के चित्र एकत्रित कर या उन्हें बनाकर अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। आप क्या बना सकते हैं? जो भी आपने पढ़ा किसके बारे में? बर्ड सेंचुरी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा बच्चों? बर्ड सेंचुरी के बारे में। बर्ड सेंचुरी क्या किसको बोलते हैं? बर्ड सेंचुरी बोलते हैं बच्चों पक्षियों का जो घर होता है, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, बर्ड सेंचुरी। जैसे मैं चंडीगढ़ में देख के आया था बच्चों, वहां पर है चंडीगढ़ बर्ड पार्क, चंडीगढ़ बर्ड पार्क। ठीक है, ऐसे ही तो बर्ड पार्क है लेकिन बर्ड सेंचुरी इससे बड़ा होता है। ठीक है, एक बार मैं गया था भरतपुर, और भरतपुर में यदि कोई बच्चा राजस्थान से इस वीडियो को देख रहा है तो वो बताएगा मुझे भरतपुर के बारे में कौन सा बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, तो वो लिख के बताएगा। तो आपने विद्यालय के जो लाइब्रेरी है वहां से पढ़ना, क्या क्या जानकारी जुटानी है कि पक्षी अभ्यारण्य क्या होता है। मैंने बता दिया, पक्षी अभ्यारण्य एक ऐसी जगह होती है जहां पर पक्षियों के अनुकूल जो है सारा पर्यावरण होता है। इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्तमान में भारत में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? इसके बारे में बच्चों मैं बता देता हूं। एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आपने क्लास 5 में इंग्लिश की जो किताब है संतूर, उसमें एक लेसन है द वाइज पैरट। उसके में एक जगह पर बर्ड सेंचुरीज के बारे में लिखा है जिसमें ये बताया गया है कि एज पर एनसीईआरटी टोटल जो है 70 के आसपास पक्षी अभ्यारण्य भारत में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसका उत्तर मैंने बता दिया है। भारत में के 5 प्रसिद्ध राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? इनमें कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? अब मैंने एक तो बता ही दिया है, भरतपुर हो गया बच्चों। जो क्लास 5 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें एक जो है नाम दिया गया है वेदा करके, वेदा, वेदा थंगल कुछ ऐसे है। तो एक वो है जो कि तमिलनाडु में है बच्चों, तमिलनाडु में है।
एक हरियाणा में है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है, जो कि गुड़गांव के आसपास है बच्चों। ठीक है जी। और एक सुल्तानपुर बच्चों शायद हाँ गुड़गांव या फिर मतलब हरियाणा में ही समझ लो आप। एक पक्षी अभयारण्य की बात मैं करता हूं। अब हम चलते हैं ये कितना गए, 1 2 3 4 5 बताने हैं। एक हम चलते हैं सलीम अली पक्षी अभयारण्य। क्या है जी? पक्षी अभयारण्य, ये है जी गोवा में, आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं गुजरात में, एक है जी नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये भी जो है गुजरात में है जी, गुजरात में है। अभयारण्य में बच्चों बड़ा मतलब आधा ब की जगह पूरा ब आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश में चलते हैं, जो है समसपुर है एक, समसपुर पक्षी अभयारण्य। ढेर सारे पक्षी अभयारण्य हैं भारत में, तो आप जो है उनको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। इस जानकारी को ढूंढने और लिखने के लिए आप पुस्तकालय, अभिभावक या किसी अन्य स्रोत की सहायता भी ले सकते हैं। अब यहाँ चित्र देखो, चित्र में एक जगह तो मछली का जो है चित्र दिया गया है, एक जगह बंदर है, थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा बच के रहेंगे हम गुस्से वाले बंदर से। अब क्या कहा गया, अब आप भी नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा कीजिए। देख लेते हैं जी, ये है जी। अब आप यहाँ जो ये दिया गया है, इसको हम मिलाएंगे जी। मिलाने के बाद में हम जो है इसमें रंग भरेंगे। आप इसको इस तरीके से मिलाकर बच्चों अपनी इच्छा के अनुसार आप इसमें रंग भर देना, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये है जी, इस तरीके से आप इसको रंग भर के बड़ा सुंदर सा दिखाएंगे। एक तो है जी बिल्ली और एक है हमारा जो है भालू। ठीक है, भालू है। तो चलिए, ये वीडियो हो गई है बच्चों समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके अपने यूट्यूब चैनल को द एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की एक सुंदर सी वर्कशीट को जो है डिस्कस करेंगे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इसकी जो वर्कशीट है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।